रामपुर गांव में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा रघु, मंझला मोहन और सबसे छोटा अमित। पिता की मृत्यु के बाद आज बंटवारे का दिन था। देखो भाइयों, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। पिताजी की जिम्मेदारी मैंने संभाली है, इसलिए बंटवारा मैं तय करूंगा। क्या सबको मंजूर है? भैया, आप जो कहेंगे वही होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भैया, आप और मोहन भैया मेरे पिता समान हैं। आप जो भी देंगे मैं और मेरी पत्नी काव्या उसे सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो सुनो। हमारे पास कुल 20 बीघा उपजाऊ खेती है और गांव के किनारे वाली 4 बीघा पथरीली और बंजर जमीन है। चूंकि मैं और मोहन ज्यादा मेहनत करते हैं, तो 10-10 बीघा उपजाऊ खेत हम दोनों रखेंगे और वो 4 बीघा पथरीली जमीन छोटे यानी अमित की होगी। अरे रघु, ये कैसा न्याय है? वो जमीन तो बंजर है, वहां तो घास भी नहीं उगती। अमित क्या खाएगा? सरपंच जी, अमित अभी छोटा है, खेती करना उसे अच्छे से आता नहीं। उस पथरीली जमीन पर वो आराम से रह सकता है। क्यों अमित, मंजूर है? जी भैया, अगर बड़ों की यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। अब बारी है पशुओं की। हमारे पास 4 हट्टे कट्टे बैल हैं और एक बूढ़ा ऊंट है जो पिताजी बचपन में लाए थे। अब वो किसी काम का नहीं है। 2 बैल आपके और 2 बैल मेरे, और वो ऊंट जिसका नाम बादल है उसे अमित रखेगा। वैसे भी अमित को जानवरों से बहुत प्यार है और हमारे खेत बड़े हैं तो हमें बैलों की जरूरत होगी। जेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। बंजर जमीन और बूढ़ा ऊंट, हम जिएंगे कैसे? चुप रहो काव्या, भैया का अपमान मत करो। मुझे बादल ऊंट बहुत पसंद है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब बारी है घर की। ये पक्का मकान मैं और मोहन आधा आधा लेंगे। अमित, तुम उस बंजर जमीन पर अपनी झोपड़ी बना लेना। और हाँ, पिताजी की तिजोरी में जो नए नोट थे वो हम रख रहे हैं, लेकिन पिताजी ने पुराने संदूक में कुछ तांबे के पुराने सिक्के रखे थे, वो तुम ले जाओ। इस तरह अमित और काव्या को घर से निकाल दिया जाता है। अमित और काव्या गांव के बाहर उस पथरीली जमीन पर आते हैं। साथ में ऊंट बादल भी है। देख लिया अपने भाइयों का प्यार। खाने को दाना नहीं और साथ में ये ऊंट दे दिया जिसे खुद सहारे की जरूरत है। इस पत्थरों में हम क्या उगाएंगे? काव्या, हिम्मत मत हारो। ये ऊंट बादल पिताजी की आखिरी निशानी है। देखना, भगवान हमारे साथ न्याय करेगा। तभी वहां गांव का चालाक पटवारी धनलाल आता है। उसकी नजर उस बंजर जमीन पर है। अरे, ये बुद्धू अमित यहाँ आ गया। मुझे तो खबर मिली है कि सरकार यहाँ से हाईवे निकालने वाली है। अगर ये जमीन मैंने कौड़ियों के भाव खरीद ली तो सरकार से मुझे लाखों का मुआवजा मिलेगा। अरे अमित भाई, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें ये कैसा रद्दी टुकड़ा दे दिया। यहाँ तो सांप बिच्छू रहते हैं। क्या करें पटवारी जी, यही मेरी किस्मत है। देखो अमित, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम ये जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले गांव में एक छोटा सा मकान और कुछ पैसे दे दूंगा। कम से कम छत तो मिलेगी। पटवारी जी, आप तो कभी किसी को एक नहीं छोड़ते। आज इस बंजर जमीन पर इतनी मेहरबानी क्यों? अरे नहीं नहीं बहू जी, मैं तो बस मानवता के नाते मदद कर रहा था। सोच लो, कुछ महीने के बाद मैं जमीन लेने का सोच रहा था, तो आपका ही जमीन खरीद लूंगा। पटवारी चला जाता है। तीन महीने बाद रघु और मोहन के हरे भरे खेतों में शोर मच जाता है। अरे मोहन, ये क्या हो गया हमारे फसल को? अरे बाप रे, हमारी गन्ने की पूरी फसल पीली क्यों पड़ गई? अरे भाई, ये तो दीमक का हमला है। मिट्टी के नीचे से दीमक ने सारी जगह खा ली है। पूरी 20 बीघा फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था। भैया, हमने अमित के साथ बुरा किया। शायद उसी की हाय लगी है। अब हम क्या बेचेंगे? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? वहीं दूसरी ओर बंजर जमीन पर बादल आज बहुत बेचैन लग रहा है। ये बार बार उसे एक नुकीले पत्थर के पास जाकर अपनी टांग पटक रहा है। अरे सुनिए, ये जानवर बेजुबान होते हैं पर इनमें समझ बहुत होती है। जरा वहां खोद कर देखिए तो सही। ठीक है, मैं गेंती लाता हूँ।
अमित उस जगह को खोदना शुरू करता है जहां ऊंट इशारा कर रहा था। पत्थर हटाने के बाद नीचे की मिट्टी अजीब रंग की निकलती है। काव्या, ये देखो, ये मिट्टी नहीं है, ये तो अभ्रक की परत लग रही है। और ये देखो नीचे कुछ चमक रहा है। पटवारी धनलाल फिर वहां आता है, ये देखने कि अमित ने फैसला लिया या नहीं। चमकती चीजें देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अरे अमित, तुमने जमीन बेचने का सोचा? लाओ अंगूठा लगाओ, मैं अभी पैसे देता हूँ। रुकिए पटवारी जी, अब हम ये जमीन नहीं बेचेंगे। देखिए, हमारी बादल ने यहाँ कुछ कीमती चीज खोज निकाला, और ये पत्थर, ये साधारण पत्थर नहीं, कीमती खनिज है। तभी वहां गांव के सरपंच और अमित के दोनों बड़े भाई आते हैं। अमित, हम बर्बाद हो गए। दीपक ने हमारा सब कुछ खा लिया। क्या शोर है यहाँ? अरे धनलाल, तुम भी यहाँ हो? सरपंच जी, पटवारी जी जबरदस्ती मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। धनलाल, मुझे शहर से खबर मिली है कि तुम हाईवे के प्रोजेक्ट की बात छुपाकर गरीबों की जमीन हड़प रहे हो। तुम्हारी शिकायत ऊपर हो चुकी है, अब तुम्हारी नौकरी तो गई, भागो यहाँ से। अमित, हमें माफ कर दे। हमने तुझे बंजर जमीन दी, लेकिन भगवान ने तुझे खुश रखा, और हमने अच्छी जमीन रखी तो दीमक ने उसे मिट्टी कर दिया। हमारे पास अब खाने को भी नहीं है। जेठ जी, आप लोगों ने जिसे बूढ़ा ऊंट और कचरा समझा था, उसी ऊंट ने आज हमें धन दिया। और जिन पुराने सिक्कों को आपने बेकार समझा था, असल में उन सिक्कों पर जमीन का नक्शा बना था, जिसे हम पढ़ नहीं पाए, पर इस बेजुबान जानवर ने पहचान लिया। भैया, अब रोइए मत, आप मेरे बड़े भाई हैं। ये धन सिर्फ मेरा नहीं है। ये जमीन बंजर थी, लेकिन अब यहाँ हम सब मिलकर काम करेंगे। नहीं अमित, हम इस लायक नहीं, पर तेरी महानता ने आज हमारी आंखें खोल दी। अमित की जमीन से निकला खनिज अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। खबर शहर तक पहुंची और कुछ ही दिनों में जिला कलेक्टर खुद वहां मुआयना करने आए। अमित जी, आपके जमीन के नीचे दुर्लभ अभ्रक और सफेद संगमरमर का भंडार है। साथ ही यहाँ मिले प्राचीन अवशेष हमारे इतिहास के लिए बहुत कीमती है। सरकार इस जमीन पर एक म्यूजियम और खदान शुरू करेगी, जिसका भारी रॉयल्टी पैसा आपको और आपके परिवार को हर महीने मिलेगा। साहब, ये सब बेजुबान ऊंट और भगवान की कृपा है। और हाँ, पटवारी धनलाल को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया है। आपकी ईमानदारी के लिए सरकार आपको आदर्श किसान के पुरस्कार से सम्मानित करती है। रघु और मोहन अपनी बीमार फसल के पास उदास बैठे हैं। अमित और काव्या उनके पास जाते हैं। भैया, आप लोग यहाँ धूल में क्यों बैठे हैं? चलिए घर चलिए। नहीं अमित, हम किस मुंह से तुमसे माफी मांगे। हमने तुझे धोखा दिया, भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। आज हमारे पास न फसल है न इज्जत। दीमक ने केवल फसल नहीं, हमारा अहंकार भी खा लिया है। जेठ जी, परिवार में बड़ा छोटा कोई नहीं होता। जब तक हम एक हैं, कोई दीमक हमें हरा नहीं सकती। हमने तय किया है कि जो पैसा हमें सरकार की ओर से मिलेगा, उसमें से कुछ पैसा हम आपको देंगे, जिससे आप दोबारा खेती करेंगे।